हेलो बच्चे लोग, आ गए फिर से हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सेकंड पार्ट में। इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने 50 क्वेश्चन डील किए थे। अब उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो डील करने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे ज़रूर ही आएंगे और आसान आसान होते हैं, इसलिए एक बार आप खाली सुन लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है, अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। यानी कहने का मतलब है कि किस सदी में, कौन सा एडी में क्रिश्चियनिटी शुरुआत हुआ था फैलने के लिए इंग्लैंड में। यानी इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ था क्रिश्चियनिटी, ईसाई ईसाई धर्म है, ये शुरू हुआ था फैलना। कब फैलना शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये एडी 600 में फैलना शुरू हुआ था। जब पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था ना, तब से यह फैलना शुरू हुआ था, एडी 600। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द। यानी पहला फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कब से कब तक था? पहला फेज इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेज कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, वो था 1150 एडी से लेकर के 1215 तक। याद रखिएगा, 1150 से लेकर के 1215 तक। ठीक है, 1150 से लेकर के 1215 तक। अगला, द सेकेंड फेज ऑफ द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का कौन था? तो था 1250 से 1350। 1250 से 1350 था। अगला क्वेश्चन, चौसर, गौर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ डैश पीरियड। देखिए, ये सब जो राइटर हैं, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर हैं। किस पीरियड के हैं? तो याद रखिएगा, ये सब मिडिल इंग्लिश के हैं। यानी मिडिल एज में, यानी मिडिल इंग्लिश जब शुरू हुआ था, तब ये लोग लिखना शुरू किए थे। यानी ये सब राइटर बने थे मिडिल इंग्लिश के समय में। अगला, मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई कब से हुई? तो एडी 1500 से। एडी 1500 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, द नेम अगस्तान अगस्तन द नेम अगस्तन वाज गिवन टू द एयरली डैश सेंचुरी। ये जो नेम है अगस्टन, इसके नाम पर एक सेंचुरी का नाम, एक शताब्दी का नाम रखा गया। तो कौन सी शताब्दी थी वो? तो वो थी 18वीं शताब्दी। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी अगस्तन के नाम पर दी गई। डैश वाज नोन एज द अगस्तन एज। अगस्तन एज के नाम से कौन जाना जाता है? तो 18 सेंचुरी। कौन जाना जाता है बच्चों? 18 सेंचुरी। द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाई जे बुचानन। द ब्रिटिश ग्रामर रिटन बाई, मतलब ब्रिटिश ग्रामर को लिखने वाले जो जे बुचानन थे, वो कब लिखा था? तो याद रखिएगा, इन्होंने लिखा था 1762 में, 1762 में। अगला, द इंग्लिश फ्रॉम 15 सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। यानी 15वीं शताब्दी के से आज तक जो इंग्लिश चल रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं? 1500 यानी 15वीं शताब्दी जिसको कहा गया, 15वीं शताब्दी से आज तक जो इंग्लिश चल रही है, उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अगला, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट। द राइटिंग सिस्टम, जो लिखने का तरीका था ओल्ड इंग्लिश में, उसमें कैसे अल्फाबेट यूज किए जाते थे? तो रूनिक थे। कैसे थे? रूनिक, यानी थोड़े जटिल रहते थे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। देखिए क्या बोला गया, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। यानी जो परिवर्तन हुआ वर्णों के
जो नए नए वर्ण लाए गए, तो नए नए वर्ण लाए गए तो उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके द्वारा हुआ प्रोनाउंसिएशन का परिवर्तन। जो लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स होते थे ना, उसको प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो गया जब नए नए वॉवेल्स लाए गए, नए नए वर्ण इंक्लूड किए गए, नए नए वर्ण को जोड़ा गया जब इंग्लिश में, तब उच्चारण करना थोड़ा आसान हो गया। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया कि लंबे लंबे वॉवेल्स को उच्चारण करने में क्या सहायता किया, तो सहायता किया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी कि जो शब्दों में नए बदलाव हुए वो, तो प्रोनाउंसिएशन में हमें मदद किया। तो सही जवाब प्रोनाउंसिएशन। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी was introduced in England in the, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1476 में, याद रखिएगा 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में। इंग्लिश इज ए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जो है विंडो टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया की खिड़की है इंग्लिश। द डैश had far reaching effect on English language. The dash had far reaching effects on English language. तो वो है रिनेंस, क्या है रिनेंस, रिनेंसेंस। रिनेंसेंस का मतलब बताए थे पहले, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, रीबर्थ जिसको कहते हैं, पुनर्जागरण, रिनेंसेंस। इसने क्या किया, इसने इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया दूर दूर तक फैलाने में, पुनर्जागरण काल के वजह से ही इंग्लिश जो है दूर दूर तक गया। तो याद रखिएगा रिनेंसेंस जो है यहां पर भर आएगा। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, तो कहाँ करते हैं, कौन करते हैं, तो चाइना करता है। चाइना सेकंड लैंग्वेज नहीं मानता, वो फॉरेन लैंग्वेज मानता है, कहता है ये दूसरा भाषा, हम इसे नहीं अपनाएंगे। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। देखिए अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से सब कुछ में अलग है, स्पेलिंग में अलग होता है, ग्रामर में अलग होता है, वोकेबुलरी में अलग होता है, यानी कि ऑल ऑफ थ्री सभ्य में अलग होता है। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश काफी अलग अलग होता है। अगला, अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, कितने सालों तक लैटिन जो था वो वर्ल्ड लैंग्वेज था, तो 600 सालों तक, यानी जब तक इंग्लिश नहीं आया था तब तक कौन राज कर रहा था, तो वो था लैटिन भाषा। अगला देखेंगे, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज। द लास्ट फ्यू डिकेड्स यानी कुछ साल पहले से, मतलब कुछ शताब्दी पहले ही लैंग्वेज में बहुत रैपिडली चेंजेस आए, बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। तो कब आया, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में काफी तीव्रता से इसमें बदलाव हो गए, काफी शब्द का यहाँ पर एडिशन हो गया, जुट गया इसमें आके। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन, यानी किस शताब्दी के दौरान बौद्धिक आंदोलन हुए, बौद्धिक आंदोलन कब हुए थे, तो 16वीं सदी के दौरान। वो भी कहाँ हुए थे, तो यूरोप में हुए थे, यानी नए शब्दों की उत्पत्ति और इंक्लूजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। इसके लिए एक मूवमेंट हुआ था जिसको कहा गया इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो कब हुआ था यूरोप में, तो हुआ था 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। इन हिज पोइटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, पोइटिक वर्ड में यानी कविता लिखने वाले जो शब्द होते हैं उसमें चौसर कभी यूज नहीं करते थे। किसका यूज नहीं करते थे, तो ओल्ड इंग्लिश के शब्दों का यूज वो नहीं करते थे, क्योंकि वो रूनिक होते थे, काफी ज्यादा भारी होते थे, तो उसको लिखने लोग समझेंगे नहीं तो लिखेंगे क्यों, लोगों को समझना भी तो होता है। द सेंटरब्यूरी टेल्स वॉज रिटेन बाई, सेंटरब्यूरी टेल्स किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले यही थे चौसर। कौन थे, चौसर। सेंटरब्यूरी टेल्स, सेंटरब्यूरी टेल्स, ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आएंगे। पैराडाइज
रिगेन्ड वाज रिटन, ये किसने लिखा था? पैराडाइज रिगेन्ड, तो ये लिखने वाले मिल्टन थे, याद रखिएगा। पैराडाइज, जहां भी पैराडाइज रहेगा मिल्टन लगा दीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट, देखिए पैराडाइज फिर आ गया, कौन लिखने वाले थे? तो ये भी मिल्टन थे। कौन थे? मिल्टन। द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटन, ये किसने लिखा था? रोप ऑफ द, तो ये लिखने वाले थे अलेक्जेंडर पोप। कौन लिखने वाले थे? अलेक्जेंडर पोप। हैडी ब्रास वाज रिटन, हैडी ब्रास रिटन, ये किसने लिखा था? हैडी ब्रास, तो ये लिखने वाले थे बटलर। हैडी ब्रास वाज रिटन बाई, ये जो एक रचना का नाम दिया गया है हैडी ब्रास, इसको लिखने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा बटलर ने लिखा था। किसने लिखा? बटलर। मैक फ्लैक्नो वाज रिटन बाई, मैक फ्लैक्नो जो की रचना है, इसके लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले हैं मैक फ्लैक्नो। मैक फ्लैक्नो के लिखने वाले हैं जॉन ड्राइडन। कौन लिखने वाले हैं? जॉन ड्राइडन। फेरिक्यून वाज रिटन बाय, फेरिक्यून किसने लिखा था? तो फेरिक्यून लिखने वाले थे अर्नोल्ड। फेरिक्यून किसने लिखा था? अर्नोल्ड। डॉक्टर फस्टस वाज रिटन, डॉक्टर फस्टस वाज रिटन, डॉक्टर फस्टस को किसने लिखा था? तो उसको लिखने वाले थे क्रिस्टोफर मार्लो। कौन लिखने वाले थे? क्रिस्टोफर मार्लो। एडवर्ड टू वाज रिटन, एडवर्ड टू को किसने लिखा था? तो इसको भी लिखने वाले थे मार्लो, याद रखिएगा। एडवर्ड टू को भी लिखने वाले कौन थे? तो मार्लो। वेन्स एंड एडोनिस वाज रिटन, ये रचना को किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे शेक्सपियर। किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। वर्ड्सवर्थ क्या थे? ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे क्या थे? तो एक पोएट थे, एक कवि थे। हैमलेट क्या है? तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी, याद रखिएगा। किंग्स लियर इज ए, किंग लियर क्या है? तो ये भी एक क्या है? तो ये भी ट्रेजेडी है। किंग लियर भी क्या है? एक ट्रेजेडी है। पायर्स द प्लोमैन इज रिटन, ये किसने लिखा? पायर्स द प्लोमैन। इसको लिखने वाले कौन थे? तो पायर्स द प्लोमैन लिखने वाले थे लैंगलैंड। क्या थे? लैंगलैंड, याद रखिएगा, लैंगलैंड ने लिखा था। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड द किंग लियर वेयर रिटन, किसने लिखा था? ये शेक्सपियर लिखने वाली। सब रचना जो है याद रखिए एक साथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, ये सब के रचनाकार जो है वो कौन है? शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा? विजन ऑफ जजमेंट, तो विजन ऑफ जजमेंट लिखने वाले थे लॉर्ड बायरोन। कौन लिखने वाले थे? लॉर्ड बायरोन। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा था? शैली ने लिखा था। किसने लिखा था? शैली, याद रखिएगा, शैली ने लिखा था। स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी लिखने वाले कौन थे? तो इसको लिखने वाले भी यही थे, मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रखिएगा। द स्कॉलर जिप्सी लिखने वाले कौन थे? मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला है सौरभ एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय, सौरभ एंड रुस्तम के लिखने वाले कौन थे? तो सौरभ और रुस्तम को लिखने वाले ये भी थे मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रखिएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। अगला तो गीतांजलि, कौन नहीं जानता? आप लोग जानते हो गीतांजलि लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। द सावित्री इज रिटन, सावित्री को किसने लिखा? द सावित्री, तो ये लिखने वाले थे अरविंदो घोष। द सावित्री कौन लिखा था? अरविंदो घोष। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ये जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ये ग्रीक से आया है। कहाँ से आया बच्चों? ग्रीक से आया है। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, जो लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश का, जो लैंग्वेज था वो आज के लैंग्वेज से एकदम अलग है। इसका वजह है स्पेलिंग और वोकैबुलरी, यानी उसके जो शब्द यूज होते हैं और जो वो जिस तरह के वर्ण का इस्तेमाल होता है, वॉवेल का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल अलग होता है और आज के समय बिल्कुल अलग होता है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, देखिए बाबू, टुडे इंग्लिश
इज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन कहता आज के समय में, कौन रिकॉग्नाइज करता है कि इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है? कौन ऐसा कहता है? तो वो है अमेरिकन। अमेरिकन का यह कहना है कि वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में अगर कोई है तो वो है इंग्लिश। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। ये है फ्रीडम। यानी कि इंग्लिश का जो ये इंग्लिश जो इतना फैला, इसके पीछे वजह क्या था? इसके पीछे वजह था वही कॉलोनीज जो उपनिवेश करते थे, यानी उपनिवेश बनाते थे, देशों को गुलाम बनाते थे। इस वजह से इंग्लिश आज सब जगह फैला हुआ है। मॉरलिटी प्लेस डेवलपमेंट इन, मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी प्लेस डेवलप्ड इन, जो मोरलिटी प्लेट्स यानी नैतिकता वाला जो नाटक होता था वो कहाँ डेवलप किया, कब डेवलप्ड किया? तो वो हुआ था मिडिल एज में। कब हुआ था बच्चों? मिडिल एज में। मोरलिटी प्लेस डेवलप्ड इन मिडिल एज। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी वाज, द फर्स्ट पहला इंग्लिश ट्रेजिडी कौन था? तो उसका नाम था गॉर्बोडक। क्या नाम था? गॉर्बोडक। थोड़ा नाम अजीब है, याद रखिएगा। अथेल्लो, अथेल्लो क्या है? अथेल्लो भी एक ट्रेजिडी है। अथेल्लो क्या है? तो एक ट्रेजिडी है। मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है जो रचना है? मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले टी.एस. इलियट। कौन है? टी.एस. इलियट। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है? तो वो है रिचर्डसन। याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है? रिचर्डसन को कहा जाता है। अगला, पैमिला वाज रिटन बाय, पैमिला किसने लिखा है? तो पैमिला भी लिखने वाले कौन है? तो यही है रिचर्डसन। पैमिला भी कौन लिखे थे? रिचर्डसन ने लिखे थे। एमा एंड प्राइड, एमा एंड प्राइड एज प्रीजुडिस वेयर रिटन बाय, ये दोनों रचना जो है, तीनों रचना किसने लिखे थे? तो इसको लिखने वाले थे जेन ऑस्टन। याद रखिएगा, एमा, प्राइड एंड प्रीजुडिस, तीनों के रचनाकार कौन थे? तो जेन ऑस्टेन थे। डेविड कॉपरफील्ड वेयर रिटन, डेविड कॉपरफील्ड जो रचना है उसको किसने लिखा था? तो डिकेंस ने लिखा था। किसने लिखा था? डिकेंस ने। याद रखिएगा, डिकेंस ने लिखा था। पिकविक पेपर्स वाज रिटन, पिकविक पेपर्स को लिखने वाले कौन थे? तो यही थे, डिकेंस ही लिखे थे। कौन लिखे थे? डिकेंस। ये सब सारे राइटरों के नाम जरूर याद रखिएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम में। कूली वॉज रिटन बाई, कूली किसने लिखा है? कूली, द कूली लिखने वाले थे मुल्कराज आनंद। कौन थे? मुल्कराज आनंद। सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन, ये रचना किसने लिखी है? सरपेंट एंड द रोप, तो इसको लिखने वाले थे राजा राव। कौन लिखने वाले थे? राजा राव। अगला, अनटचेबल, अनटचेबल लिखने वाले थे मुल्कराज आनंद। कौन थे? मुल्कराज आनंद, अनटचेबल लिखा था उन्होंने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है? ये लिखने वाले थे अरुंधति रॉय। याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन अरुंधति रॉय। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाई, ये लिखने वाले कौन थे? तो ये थे खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखने वाले कौन थे? खुशवंत सिंह थे। ए बेंट इन द गंगास इज रिटन बाई, नहीं गंगास नहीं, गैंग्स है। ए बेंट इन गैंग्स, ये लिखने वाले कौन थे? ये लिखने वाले थे मनोहर मलगांवकर। कौन थे बच्चों? मनोहर मलगांवकर। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई, ये लिखने वाले कौन थे? आर्म्स एंड ए मैन एंड द मैन, ये लिखने वाले थे कौन थे? कौन थे? कौन थे? जीबी शॉ थे। कौन थे? जीबी शॉ। आर्म्स एंड द मैन लिखने वाले थे जीबी शॉ। हु रोट हकलबेरी फिन, ये किसने लिखा है? हकलबेरी फिन, तो इनको लिखने वाले थे मार्क ट्वेइन। नाम थोड़ा अजीब है, मार्क ट्वेइन। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, गोल्ड स्मिथ और जो शेरिडन थे मेड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया, क्या बनाने में योगदान दिया? तो नॉन फिक्शन राइटिंग बनाने में।
यानी किसी तरह का फिक्शन नहीं होता, नॉन फिक्शन राइटिंग लिखने का काम कौन किया था? तो याद रखिएगा, गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने किया था नॉन फिक्शन राइटिंग। अगला देखेंगे, होल सोइनिका इज अ पोएट। होल सोइनिका, ये जो नाम है किसी का, एक पोएट है, वो कहाँ की थी? तो वो नाइजीरियन थी, यानी नाइजीरिया की थी वो। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाई, ओल्ड इंग्लिश जो था और जो उसका समय था, वो उससे कैसे पता चलता था, उसका करेक्टराइज्ड कैसा था? तो वो था इन्फ्लेक्शन। क्या था? इन्फ्लेक्शन। यानी ओल्ड इंग्लिश का जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेक्शन था, काफ़ी ज़्यादा अलग था। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, सबसे बड़ा जो बदलाव आया इंग्लिश में, वो आया क्या? तो वो आया द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। बहुत सारे शब्दों में बदलाव, बहुत सारे जब शब्द में बदलाव आए, वर्ण में जो बदलाव आए, उसके वजह से ही इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंजेस उत्पन्न हुआ। अगला, द 18th सेंचुरी इज नोन एज, द 18th सेंचुरी जाना जाता है, बताए थे शुरू में, अगस्टन एज के नाम से। 18th सेंचुरी जाना जाता है अगस्टन एज के नाम से। अगला, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ विलेज लाइफ, यानी गांव के जीवन को गोल्ड स्मिथ ने, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने पूर्ण रूप से एम्फेसाइज्ड किया, दिखाया सबको एकदम शुद्धता पूर्वक। हु रोट, किसने लिखा? ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया लिखने वाले कौन थे? ए पैसेज टू इंडिया लिखने वाले थे ई.एम. फ्रोस्टर। याद रखिएगा, लिखने वाले कौन थे? ई.एम. फ्रोस्टर। टुडे it is impossible to think and imagine the world without the printing machine। आज जो हम इस तरह से किताबें पढ़ रहे हैं, शब्दों के उच्चारण जान रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो वह है प्रिंटिंग मशीन। तो वही बात यहाँ लिखा गया है। आज ये संभव नहीं होता, इमेजिन नहीं कर रहे होते, सोच भी नहीं पा रहे होते कि अगर हमारे पास प्रिंटिंग मशीन नहीं होता तो आज इतना इंग्लिश कैसे फैलता। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड, जो कलर है स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, तो ये है अमेरिकन इंग्लिश। जो कलर है वो अमेरिकन इंग्लिश। हु रोट इंडिमायन एंड हैप्रियन, है ना, ये दोनों जो रचना है इंडिमायन एंड हैप्रियन, ये किसके द्वारा रचा गया है? ये रचा गया है, कौन थे? जॉन किट्स के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। हु रोट एंडिमाइन एंड हैप्रिन, जॉन किट्स ने इसे रचा था। The taxes of which period are difficult to read and understand? The taxes of which period are difficult to read and understand? किस समय के दौरान जो टैक्सेस होते थे, जो शब्द टाइप किए जाते, जो लिखे जाते थे, जिसे पढ़ना और उसे समझना बहुत मुश्किल होता था, तो वो था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ऐसे शब्द, रूनिक शब्द लिखे जाते थे जिससे कि अगर वो लिख दिया जाए तो उसको समझना बहुत भारी हो जाता था। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बच्चों समाप्त हो गए। जितने भी इसमें आने वाले क्वेश्चन थे मैंने सारा डील कर दिया। इसके जितने भी राइटर का नाम मैंने बताया है वो जरूर याद रखिएगा, वही क्वेश्चन आएंगे। इससे जरूर से जरूर राइटर को दोबारा तिबारा जय बार देखना है, देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस तरह से ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। सब जगह शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों को बता दीजिए, जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस सब का यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। इसे जरूर से जरूर पढ़ कर जाएँ और अच्छे रिजल्ट लाएँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।